सब लोग यथावत बैठे रहे। इसमें पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जिसमें मुख्य है बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, सोनगढ़ का विद्यालय माने और भी अनेक जो कितने कितने अलीगढ़ आदि अनेक स्थानों पर अनेक संकुल इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन्हीं संकुलों में से एक इंदौर में भी एक संकुल निर्माण होने जा रहा था और उसके स्वप्न दृष्टा अथवा हम कहें कि उस पूरे संकुल के जो एकमात्र जिनको बनाने का श्रेय जा रहा था वो थे हमारे स्वर्गीय मुकेश जी जैन इंदौर वाले। पर पिछले साल वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और वो अल्प आयु में ही स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद वह संकुल अधूरा पड़ा हुआ था। वह ढाई द्वीप जिसको हम सब ढाई द्वीप के नाम से जानते हैं, जो कि इंदौर के बहुत बड़े एयरपोर्ट के नजदीक एक बहुत बड़े विशाल परिसर में जिसका निर्माण हो रहा था, जिस संकुल में लगभग 1143 वीतरागी जिन बिंब जहां पर स्थापित होने वाले थे, ढाई द्वीप की 30-24 पूरी वहां विराजमान होने वाली थी। पंचमेरु, नंदीश्वर आदि जितने भी अकृत्रिम जिन बिंबों की वहां पर सब रचनाएं वहां पर होने वाली थी, पर कोई कारण से वो पिछले साल से रुक गया और उसको पुनः गति प्रदान करने के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब तो शुरू से ही जब मुकेश जी भी थे तब से उस संकुल के कार्याध्यक्ष हैं और वो लगातार उनकी ही सतत प्रेरणा से उसमें एक जीवन बना रहा। संकुल बराबर धारा प्रवाह चलता रहा, पर उनके जाने के बाद अचानक ऐसी स्थिति आई कि वह कार्य पूरा का पूरा ठप्प हो गया। उसको पुनः जीवित करने के लिए एक हमारे इस संकुल में नई ट्रस्ट की माने ट्रस्ट तो पहले से था पर नए ट्रस्टियों को उसमें लिया गया। हमारे मुख्य ट्रस्टी उसमें श्रीमान अजित प्रसाद जी साहब जो विराजमान हैं, जो उस ढाई द्वीप के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको पुनः अपने हाथों में लिया और उसकी पूरी रूपरेखा और उसको पुनः जीवंत करने का काम पिछले 1 साल से हम धारा प्रवाह चालू कर रहे हैं, चला रहे हैं। और अब धीरे धीरे अब आप देखेंगे उसके बारे में ही आपको आगे क्या क्या हमारी योजना है, कैसा ट्रस्ट मंडल बना है और ढाई द्वीप में क्या क्या होने वाला है, उस सारी जानकारी आपको हम ये इस मंच के माध्यम से 15 मिनट में ही हम आपको यहां देंगे। मैं सबसे पहले संजीव जी को यहां पर आमंत्रित करूंगा। उससे पूर्व में वो जो संकुल बन रहा है उसका एक 2.5 मिनट का वीडियो आपको, अशोक जी आप वीडियो देखिए, उसके बाद उसकी पूरी रचना की जानकारी हमारे आदरणीय डॉक्टर संजीव जी आपको देंगे। उनके ही मार्ग निर्देशन में क्योंकि वह करणान योग के बहुत मर्मज्ञ हैं, भूगोल के बहुत अच्छे ज्ञाता है और वो त्रिलोक आदि के 3D आदि के हिसाब से भी पूरे विश्व में वो उसकी एक तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। चालू हो गई? हाँ, एक बार आप इसको देखिए, उसके बाद संजीव जी उसके बारे में आपको समझाएंगे। उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय अजित जी साहब आपको उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। मैं सुरेश जी साहब से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारें। आप नीचे बैठे हुए हमें ध्यान देगा। आइए।
डॉक्टर संजीव जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्माननीय मंच, ढाई द्वीप के संदर्भ में आपको अभी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ प्रदान की गई। क्या है ये ढाई द्वीप और क्या रचना वहाँ बनने वाली है? नाम तो बहुत बार बोला है, सुनते भी बहुत बार हैं, लेकिन मुमुक्षु समाज में ये विषय बहुत कम पढ़ाया जाता है। हम बोलते हैं 30-24 के बारे में, 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र संबंधी 30-24। आखिर ये 30-24 क्या होती है? हम रोजाना विद्यमान 20 तीर्थंकरों को अर्घ समर्पित करते हैं, लेकिन ये विद्यमान 20 तीर्थंकर आखिर हैं कहाँ? वे जगह कौन सी है? वो लोकेशन कौन सी है? ढाई द्वीप की रचना क्या चीज़ है? जब कभी हम जम्बू द्वीप बोलते हैं तो बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि जैसे जम्बू द्वीप एक द्वीप है, ऐसे ढाई द्वीप एक दूसरा द्वीप है। कई लोग तो ऐसा समझने लगते हैं कि जम्बू द्वीप में ही तो है ढाई द्वीप। ये ढाई द्वीप शब्द, ये ढाई शब्द संख्या का वाचक है। 1, 2 और ढाई। पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, दूसरे द्वीप का नाम है धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। तो 2 द्वीप पूरे और 1 आधा द्वीप मिलकर के ढाई द्वीप बनता है। जैन शास्त्रों के अनुसार, आगम के अनुसार, यह ढाई द्वीप मनुष्य लोक कहलाता है। मनुष्य इस ढाई द्वीप की मर्यादा में ही रहते हैं, ढाई द्वीप के बाहर नहीं रहते। यह ढाई द्वीप की रचना एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य लोक की रचना है। जैन दर्शन और शास्त्रों के हिसाब से मनुष्य कितने बड़े एरिया में रहता है, इसका परिचय इस ढाई द्वीप परिसर में बनने वाली रचना के आधार पर कराया जा सकेगा। जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया बहुत बड़ी है। ये जो अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जिसे हम दुनिया समझते हैं, ये जैन दर्शन और आगमों के हिसाब से, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के हिसाब से इतनी सी मात्र दुनिया नहीं है। इसके बाहर भी मनुष्य रहते हैं। देखिए, ये सारा विषय श्रद्धा का है। यदि हम श्रद्धा से स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सीमंदर भगवान को भी नहीं मान सकते। आज देखिए, मुमुक्षु समाज में सीमंदर भगवान तो एक प्रकार से ट्रेडमार्क जैसा है। माने सीमंदर भगवान जहां है, इसका मतलब मुमुक्षुओं का मंदिर है, मुमुक्षु मंडल का मंदिर है। लेकिन जब सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में रहते हैं, हमें उस विदेश क्षेत्र की ही श्रद्धा नहीं होगी, हम ढाई द्वीप को ही स्वीकार न करेंगे, तो फिर सीमंदर भगवान, उनकी दिव्य ध्वनि, विद्यमान 20 तीर्थंकर, इन सब बातों को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? ये ढाई द्वीप का मॉडल, माने इस पूरे विश्व 3 लोक की इस दुनिया में मनुष्यों के रहने का स्थान जो ढाई द्वीप है, उस ढाई द्वीप का एक मॉडल इंदौर नगर की उस धरातल पर तैयार किया जा रहा है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सके कि ये दुनिया जैन दर्शन के हिसाब से कैसी है। संयोग की ही बात इस तरह की है कि मुकेश जी, जिनका यह स्वप्न था, वे बहुत तरह के विचार कर रहे थे कि क्या बनाया जाए, कैसा बनाया जाए। और आदरणीय अभय जी भाई साहब से भी कुछ चर्चा हुई, कुछ चर्चा मेरे से भी उन्होंने की। और उनकी पुत्री का नाम था सृष्टि, है मुकेश जी की पुत्री है सृष्टि। तो जैन दर्शन के हिसाब से जो सृष्टि है ना, ढाई द्वीप, उसकी रचना बनाने का उन्होंने विचार किया। लेकिन क्या करें, अकेली रचना तो पूज्य नहीं होती है, ढाई द्वीप पूज्य नहीं है, ध्यान रखना। जम्बू द्वीप पूज्य नहीं है। हम तो जम्बू द्वीप में बैठे हैं, हम तो जम्बू द्वीप में नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं। जम्बू द्वीप पूज्य थोड़ी ना है, ढाई द्वीप पूज्य नहीं है। लेकिन ढाई द्वीप में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पूज्य हो सकती है? तो ढाई द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालय, ढाई द्वीप में 398 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। पूरी रचना में हमारा यह प्रयास रहेगा कि 398 अकृत्रिम चैत्यालय पूरे ढाई द्वीप में जहां जहां मौजूद हैं, उसके प्रतीक स्वरूप एक एक प्रतिमा उसी लोकेशन पर विराजमान की जाए, जिससे हमें इस बात का अंदाजा लगे कि कौन कौन सी जगह पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इतना ही नहीं,
जो विद्यमान 20 तीर्थंकरों की हम बात करते हैं, वे विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र की कौन कौन सी लोकेशन पर विराजमान हैं? सीमंदर भगवान कहां विराजमान हैं? युगमंदर भगवान कहां विराजमान हैं? बाहु, सुबाहु, ये सब तीर्थंकर कहां कहां विराजमान हैं? उन्हीं स्थानों पर विद्यमान 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी विराजमान की जाएगी। जब हम पूजाओं में बोलते हैं पांचों मेरु 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करहूं प्रणाम, तो इस तरह पंच मेरुओं की रचना, उन पांचों मेरु पर्वतों के ऊपर जो 16 हैं चैत्यालय हैं, वे चैत्यालय कहां कहां और किस तरह से हैं, उसकी प्रतिकृति भी वहां तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, पूरे ढाई द्वीप में यदि तीर्थंकरों की गणना की जाए अधिकतम, तो कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? एट ए टाइम की यदि बात की जाए तो 170 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन हम पूजाओं में, विधानों में 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं। ढाई द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, ढाई द्वीप में 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, 10 क्षेत्र हो गए। समझ में आ रही है कुछ बात? ढाई द्वीप में 5 तो भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र, ये 10 क्षेत्र हो गए। 10 ही क्षेत्रों में वर्तमान में जैसे अपने यहां इस भरत क्षेत्र में ऋषभ देव से महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर 10 क्षेत्रों में हुए हैं। 24 24 24 24 24 24 24 24 24 10 क्षेत्रों में 240 हो गए वर्तमान काल के। इसी तरह से भूतकाल की 10 चौबीसी और भविष्य काल की 10 चौबीसी, तो 30 माने 30, 24 माने 24 तीर्थंकर। इस तरह से 720 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी वहां ढाई द्वीप में विराजमान होंगी। इस तरह कुल मिलाकर, और सीमंदर भगवान की अलग प्रतिमा है, स्फटिक की एक ऐसी प्रतिमा वहां विराजमान होने वाली है जो विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक की प्रतिमा होगी। स्फटिक की पद्मासन, बहुत सुंदर अद्वितीय प्रतिमा। तो ये सारा काम वहां होने वाला है। अकृत्रिम चैत्यालय किस तरह के होते हैं उसका सिर्फ अंदाजा मात्र है, जिन चैत्यालयों को किसी ने बनाया नहीं है। ढाई द्वीप की रचना ही अपने आप में अद्भुत होगी, क्योंकि भरत क्षेत्र होगा, ऐरावत क्षेत्र होंगे, विदेश क्षेत्र होंगे, उनके पर्वत किस तरह के होंगे, नदियां किस तरह से बहती होगी। ये पूरा बहुत लंबा प्रोजेक्ट है जो बहुत विशाल स्तर पर काम हो रहा है। बीच में किन्हीं कारणों से कुछ व्यवधान जरूर होते रहे, लेकिन गुरुदेव श्री की परंपरा में जो भी कार्य शुरू हुआ है वो कभी पूरा ना हो, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यदि हम, आज दादा का जन्मदिन भी है, 84 पार कर दिए हैं, 84 लाख योनियों से पार। 84वां मत कहो, सुबह कह रहे थे 84वां जन्म दिवस, 84वां जन्म दिवस, ये कहो दादा ने 84 पार कर लिए। अब दादा 84 से पार हो गए। दादा के बारे में यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि दादा ने अपने हाथ में जो काम लिया वो काम कभी अधूरा न रहा। उत्तमचंद जी भारती साहब के निर्देशन में, और ये पूरी की पूरी टीम, अजित प्रसाद जी साहब अध्यक्ष हैं और सभी, अभी विपिन जी साहब ने बहुत बड़ा काम संभाला है। ये स्वयं तो नहीं बतलाएंगे, माइक छोड़ने से पहले बता देता हूं मैंने पूरे ट्रस्ट ने जिम्मेदारी इस प्रकार की दी है कि ये विपिन जी भाई साहब पूरी मेहनत करके, दिन रात एक करके, अपना बिजनेस एक तरफ रहे तो रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये ढाई द्वीप का में यह कार्य अति शीघ्र पूर्ण होगा, ऐसी हम सब भावनावाद है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव जी। अभी हम हमारे इस ढाई द्वीप के अध्यक्ष हमारे श्रीमान अजित प्रसाद जी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे इसकी जो वैधानिक रूपरेखा है, किस प्रकार इसका ट्रस्ट नया बन गया है, किस प्रकार ये कार्य कर रहा है, उस संदर्भ में हमारे श्रीमान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान अजित प्रसाद जी साहब दिल्ली, जो इस शिविर के बहुत आमंत्रणकर्ता भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस संदर्भ में हमें अपने उद्बोध दें। और कुछ करना ही ना, टाइम तो बहुत हो चुका है। प्रभु वीत राग स्वामी, या प्रार्थना हमारी, हम निज स्वरूप पाए दशा तुम्हारी।
आदरणीय दादा और सम्मानीय मंच और मुख्य भाई बहनों और बच्चों, रूपरेखा तो ढाई दीप की संदीप जी ने, विपिन जी ने बहुत बता दी है। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरे पीछे से समझ में आ रहा है। अभी मैं तो सिर्फ अपनी जो हमारी ट्रस्टी है उनकी लिस्ट जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ कार्याध्यक्ष श्री छोटे दादा भारिल जी, महामंत्री सोनल मुकेश जी इंदौर, मंत्री सुदातम जी भारिल जयपुर, कोषाध्यक्ष महेंद्र जी चौधरी भोपाल, ट्रस्टी स्वभाव जी धारीवाल पूना, ट्रस्टी जाह्नवी धारीवाल पूना, ट्रस्टी प्रदीप जी चौधरी किशनगढ़, ट्रस्टी प्रेमचंद जी बजाज कोटा, ट्रस्टी मुकेश जी जैन इंदौर, ट्रस्टी कमल जी बड़जात्या मुंबई, ट्रस्टी कैलाश चंद जी छावड़ा मुंबई, ट्रस्टी आनंद जी पाटनी इंदौर, ट्रस्टी विपिन जी भादर जामनगर। इस तरह से ट्रस्टियों की लिस्ट है और ये सभी तन मन धन से अपना भाई साहब की महेंद्र जी मुकेश भाई की उसके बाद बनाई गई ट्रस्ट की है सारी, और सब ये रजिस्टर्ड हो गई हैं। इसमें सब कार्यरत हैं, आप सब प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें सब आपका सहयोग भी हमें आदरणीय है, संभावित है कि आप लोग भी इससे जुड़कर इस तन मन धन से इस परिकल्पना को पूरी कराएंगे, जो कि एक अद्भुत रचना होगी। इंदौर की प्रॉपर्टी क्या है, हमारी मुख्य समाज की शान होगी जब आपका सहयोग मिलेगा। इसी हिसाब से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अभी हमारे इसका विधिवत और ट्रस्टी ही इसको सारी योजनाएं, यहाँ विद्यालय चल रहा है, यहाँ विद्युत निवास बनेगा, यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का ऑडिटोरियम बनेगा, पूज्य बहन श्री का भी ऑडिटोरियम बनेगा जो, और लाइब्रेरी एक बहुत विश्व स्तर की लाइब्रेरी बनेगी। इस प्रकार सारी योजनाएं अब ये पूरा ट्रस्ट मंडल इसको संभालेगा। मुकेश जी की धर्मपत्नी सोनल जी भी इसमें पूरे तन मन धन से लगी हुई है, उनका पूरा सहयोग। वो आज आने वाली थी पर कोई उनके माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो स्वयं यहाँ नहीं आ सकी। अब मैं इसका जो वर्तमान में काम संभाल रहे हैं पिछले 5 साल से, हमारे ही टोडरमल स्मारक के स्नातक अशोक जी शास्त्री, अशोक का है, 1 मिनट, एक बार तिलक करा के पीयूष जी तिलक कराओ, अशोक, इन्होंने पिछले 5 साल से मुकेश जी जब उपस्थित थे तब से ये धारा प्रवाह में लगे, संकुल को देखना, माने सारे काम पैसे से लेकर के हर चीज ये हमारे अशोक जी शास्त्री हमारे ही स्नातक हैं टोडरमल स्मारक भवन के, ये पूरे ढाई दीप के कार्यकाल को संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। हम इनको बहुत बहुत सम्मानित करते हैं। मैं ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर साहब का हमें उद्बोधन मिलेगा ढाई दीप के संदर्भ में, और उसके पश्चात आदरणीय भाई साहब श्री सुमत प्रकाश जी साहब का मंगलमय उद्बोधन हम सब यहाँ सुनेंगे। ये ढाई दीप का एकदम तेजी से विचार क्यों उत्पन्न हुआ, मैं इसके संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ। 5 फरवरी को हमने एक इंदौर में ढाई दीप में एक मीटिंग रखी थी कि भाई इस संकुल को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर साहब परमात्म प्रकाश जी, अध्यात्म प्रकाश जी, शुद्धात्म प्रकाश जी, हमारे काफी ट्रस्टी, और जामनगर से श्री अशोक भाई बादर, वो भी वहां आए थे और हम ये विचार कर रहे थे कि इसको कैसे करें। और उसके आर्किटेक्ट, जो 2 आर्किटेक्ट अमित एसोसिएट, वो भी वहां थे। जब उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट हमें स्क्रीन पर दिखाया और हम सब लोगों ने स्वाभाविक रूप से पूछा कि भाई प्रोजेक्ट हमें बहुत सुंदर लगा है, अब इसको कैसे पूरा करेंगे, इसमें कितनी राशि जाएगी, तब उन्होंने बताया कि लगभग 25 करोड़ पड़ेगी इस पूरे आवश्यकता पड़ेगी। ये राशि 25 करोड़ की छोटी राशि नहीं होती है, बहुत बड़ी राशि है। हम सब ट्रस्ट मंडल इस पे विचार करने लगे कि कैसे करें। इस बीच में हमारे ही किसी साधर्मी जन का ऐसा एक सुझाव आया कि क्यों ना हम इस अभी जो मंदिर का संकुल है, जो ढाई दीप
जिनालय में जो प्रतिमाएं विराजमान होकर के जो ढाई दीप की पूरी रचना तैयार होनी है, अलग अलग चरण में हम अलग अलग काम करें, तो मंदिर का जो चरण है वो हमारा 15 करोड़ पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जब हम पंचकल्याणक करेंगे और पंचकल्याणक में हम जब सारा साधर्मी जन, सारे भारतवर्ष की जैन समाज उस ढाई दीप को देखने आएगी, तो सहज रूप से उस प्रकार की दान राशि हमें प्राप्त हो जाएगी कि बाकी के 10 करोड़ से भी हम काम कर लेंगे। पर अभी हम सब इस विचार में लगे थे कि 15 करोड़ रुपए हम कैसे समाज से एकत्रित करें। किसी का एक सुझाव आया कि अगर हमें ये पैसा ब्याज पे मिल जाए, अगर हम इसका लोन ले लेवे तो हम ये कार्य को पूरा कर लेवे। जब ऐसी विचार आई तो मुझे स्वयं ख्याल आया कि ये जिन मंदिर को लोन लेकर के बनाना, ब्याज पे लेकर के बनाना, ये पूरे शोभायमान नहीं है। हमारे पास 1100 वीतरागी जिन बिंब वहां आ चुके हैं। 450 जिन बिंबों के विराजमान कर्ताओं ने अपनी स्वीकृति दे दी है। 643 विराजमान कर्ताओं की हमें आवश्यकता है। जब हमारे पास 643 जिन बिंब विराजमान है तो हमें राशि की समाज से लोन लेने की, उधार लेने की, ब्याज पर लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी जैन का, जिसने भी जैन कुल में जन्म लिया है, उसकी जन्म से एक ही भावना होती है कि मरण से पहले मेरे निमित्त से एक वीतरागी जिन बिंब स्थापित हो जाए तो मेरा मनुष्य भाव सफल हो जाए। हमें तो 650 खाली विराजमान करता ढूंढने हैं, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। हम बताएंगे कि हमारे पास 650 वीतरागी जिन बिंब है। लोग हमारे पास स्वयं आएंगे कि यह जिन बिंब मैं स्थापित करना चाहता हूं, मैं स्थापित करना चाहता हूं। समाज के पास पैसे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज खुद हमें पैसा देने आएगी और ये जो स्वप्न है ढाई दीप का, ये अभी जल्दी ही 1.5-2 साल में हम पूरा कर लेंगे। जब अंदर में ऐसा विश्वास आया तो अब आ गया कि अब 15 करोड़ क्या 150 करोड़ भी होंगे तो हमारी जैन समाज समर्थ है, हम अपने कार्य को पूरा कर लेंगे। उसी विश्वास के साथ उन सभी ट्रस्टियों को मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, हमारी समाज बहुत उदार है, सबकी भावना एक ही रहती है और वो हम उस भावना से पूरी कर लेंगे। इस प्रकार ये ढाई दीप का जो कार्य है हमने तेजी से चालू कर दिया है। आदरणीय अजित जी भाई साहब ने तो जो वहां का जो गेस्ट हाउस है, अभी पैसा नहीं आया है, वहां 56 कमरे हैं। उन्होंने कहा कि आप चालू करो, मैं अपनी तरफ से पैसा भेजना चालू करता हूं, जब पैसा आएगा तब आ जाएगा। अभी 50 लाख की जरूरत है, मैं धीरे धीरे भेजता हूं। जब तक हम कोई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वहां कोई कार्य करें, तब तक 56 कमरों का एक बढ़िया गेस्ट हाउस तैयार हो जाए, जिससे कि हमारे जो आने वाले आगंतुक अतिथि है वो वहां रह सके। इस प्रकार कार्य भी चालू हो चुका है और ये पूज्य गुरुदेव श्री की शासन प्रभावना का ये जो ढाई दीप है, ये थोड़े ही काल में 1.5-2 साल के अंदर ही हम सब पूरे समाज के साथ वहां उस पंच कल्याणक महोत्सव में उपस्थित होंगे। ये मैं गारंटी से आपको इसका विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बात आदरणीय डॉक्टर साहब के उद्बोधन से पहले और बोलना चाहता हूं, क्यों इसकी आवश्यकता है। आज से 100 बरस पहले कोई कहता कि पानी में अनंत जीव होते हैं, जल की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं, विश्वास करने वाला एक नहीं था। खून की एक बूंद में असंख्यात अनंत जीव होते हैं, यह विश्वास करने वाला एक व्यक्ति नहीं था। आज विश्वास करने वाले हैं। क्यों विश्वास करने वाले हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है, हाँ, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि उसमें है। आज सैटेलाइट 500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होते हैं। 500 किलोमीटर ऊपर से वो जितना विश्व देख सकते हैं वो ही हमें दिखा सकते हैं। अगर हमारा ढाई दीप बना, उसके बाद 20 बरस बाद, 50 बरस बाद वो सैटेलाइट, वो कैमरे और ऊपर गए और उन्होंने ऊपर जाकर के देखा कि ये तो रचना कुछ और है, यह तो गोलाकार है, ये तो इस प्रकार की है, कैमरे से दिखाई दे ही सकती है। और हमारा संकुल यहां तैयार दिखा 100 बरस पहले, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि केवली भगवान की बात
हम विज्ञान बाद में सिद्ध करता है, जैन धर्म के अनुसार उसके संकुल तो पहले से ही तैयार है। इतना महत्वपूर्ण यह संकुल विश्वास के लिए यह तैयार होने वाला है। आप सबके हमें सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसमें जो प्रतिमाओं की राशि है, सबकी भावना हो रही होगी, मैं आपको खाली बता देता हूं। इसमें 1,11,000 की प्रतिमाएं जो विराजमान करना चाहे उसकी न्यौछावर राशि है। 1,51,000 न्यौछावर राशि है। 3,51,000 है वो अलग अलग प्रतिमाएं हैं। 15 इंची की प्रतिमाएं हैं, रत्नों की प्रतिमाएं हैं, 33 इंची की संगमरमर की प्रतिमाएं हैं, 33 इंची की ग्रेनाइट की प्रतिमाएं हैं। ऐसे अलग अलग 3,51,000, 5 लाख, उसका पूरा हम धीरे धीरे पूरे समाज को व्हाट्सएप के द्वारा भेज देंगे। और एक और जो विशेष हम उसके कार्य आप सब लोग स्वयं आकर के देखें। 2 और 3 नवंबर को हमारा प्रस्तावित हम एक कार्यक्रम वहां ढाई दीप के संकुल में ही करने जा रहे हैं। 2 नवंबर और 3 नवंबर 2019 को आदरणीय डॉक्टर साहब, ढाई दीप के सभी ट्रस्टी और पूरा समाज भारतवर्ष का वहां उपस्थित रहेगा। वहां हम 2 विधान करेंगे। एक पहले दिन विधान श्री द्रव्य संग्रह विधान होगा और दूसरे दिन श्री 24 तीर्थंकर विधान वहां करेंगे और सारे भारतवर्ष के मुमुक्षुओं को उस ढाई दीप के संकुल का परिचय कराएंगे। और उसके बाद उसकी जो कार्य गतिविधि है वो बहुत तेजी से हम चालू करेंगे और शीघ्र ही आपके सामने आपको दर्शन के हेतु थोड़े ही दिनों में वो पूरा का पूरा जिनायतन आपको तैयार मिलेगा। हम आपको आमंत्रण देने आपके घर घर पहुंचेंगे और आप जरूर आएं, ऐसी हमारी आपसे नम्र विनंती है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद भी मुकेश जी को अनेक उतार चढ़ाव आए, पर मुकेश जी को एक ही संबल था, वो था आदरणीय डॉक्टर साहब का। और वो लगातार वज्र की दीवार की तरह उसके पीछे खड़े रहे और आज ये सुपरिणाम है कि उनके जाने के बाद भी वह उनका स्वप्न, जो ढाई दीप का स्वप्न है, वो साकार होने जा रहा है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे ढाई दीप के संदर्भ में अपने वक्तव्य दें। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आप सब लोगों की स्पष्ट जानकारी के लिए और विश्वास के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस ढाई दीप का शिलान्यास होने जा रहा था तो मेरे से तो मुकेश ने सिर्फ इस शिलान्यास के अवसर पर प्रवचन करने के लिए आमंत्रित किया था और मंजूरी ली थी। मैं जब वहाँ पहुँच गया तो कुछ विवाद की स्थिति मुझे दिखाई दी और अनेक तरह की शंकाएं आशंकाएं वहाँ आई सामने। तो कोई कहे भाई अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। मेरे से कार्याध्यक्ष बनने का उनने प्रस्ताव किया कि आप कार्याध्यक्ष बन जाएं तो ये काम हो सकता है, नहीं तो शिलान्यास होना भी संशय में पड़ गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं 2-3 बातों की पक्की विश्वास कर लेना चाहता हूँ, तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम ये मिशन ये चालू करोगे तो ये जिस परंपरा में चालू हुआ है, पूज्य गुरुदेव श्री के आमनाय में, पंडित टोडरमल जी की परंपरा में, कुंद कुंद की आमनाय में, ये इसी में रहेगा। इसमें और कोई पंचामृताभिषेक, चंदन फूल चढ़ाना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि उनके परिवार में ही ऐसा लगता था कि कोई 20 पंथी है, कोई 13 पंथी है, कोई कुछ है, और वे भी नए नए मुमुक्षु बने थे तो उसका भी भरोसा होता नहीं था। तो मैंने कहा पहले तो ये नक्की करो, एक बोर्ड बनवाओ, संगमरमर के पाटिये पर ये लिखो
कि ये शुद्ध तेरा पंथ आमनाय के अनुसार, पंडित टोडरमल जी की और स्वामी जी की आमनाय के अनुसार इसमें सब पूजा पाठ वगैरह सब इसी आमनाय से होगा। और भीतरागी तत्व ज्ञान जो टोडरमल जी ने बताया है, कुंद कुंद का है, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, उसका ही प्रचार प्रसार इसमें होगा। इसका पूरा करके और यहाँ पर वो बोर्ड स्थायी रूप से लगाओ। और दूसरे जो फार्म छपाओ उसकी पीठ पर ये पूरे नियम छाप दो कि ये इस परंपरा का ऐसा ऐसा ये तीर्थ बनने जा रहा है। जिस आदमी को इसका मेंबर बनना है, 2 पैसे भी दान देना है, तो वो ये पहले नियम पढ़ ले। और 1 दिन के भीतर ही ये काम हुआ। संगमरमर का पाटिया भी तैयार हुआ, वो भी हुआ और वो वहाँ लगा। और सारी समाज, जिसमें मुमुक्षु समाज ही नहीं, महासभा के लोग भी, इंदौर समाज के सब लोग भी जो मुमुक्षु नहीं थे, वे भी लोग बहुत शामिल हुए थे। तो उनके सामने भरी सभा में मैंने वो पढ़ के सुनाया कि इस नियम के अनुसार ये मंदिर बनेगा और चलेगा। और एक मुकेश को खड़ा करके कहलवाया, और मुकेश के पिताजी थे डॉक्टर राजेश कुमार जी। उनके बारे में लोग बहुत बहुत बातें करते थे, तो मैंने कहा पिताजी से भी को बुलाओ, और उनको खड़ा करके भरी सभा में उनसे भी ये बात की गारंटी ली कि ये इसी शुद्ध आमनाय परंपरा से चलेगा। अभय कुमार जी वगैरह सब वहाँ मौजूद थे। इतना पक्का करने के बाद फिर मैंने मंजूरी दी कि मैं इसका कार्याध्यक्ष बन जाऊँगा। अब उसके बाद शिलान्यास करने के लिए पूना से वो आने वाले थे, अब वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो उनने वहाँ से ये कहा कि मेरी तरफ से डॉक्टर भारल साहब से शिलान्यास करवा लो। तो भाग्य की बात है कि उस मंदिर के शिलान्यास में मेरे हाथ का ही वो लगा हुआ है। और मैंने जब मैंने सब बात पक्की कर ली और वो पूरी तरह से उसने सब तरह से मेरी हामी मानी, तो मैंने उसको कहा। फिर भी मैंने कोई ज़्यादा काम उसमें नहीं किया। मेरे नाम का उपयोग बहुत हुआ, ये मैं जानता हूँ। बहुत लोगों ने मेरे से कहा भी कि आपके नाम का उपयोग हो रहा है, तो मैंने कहा गलत थोड़ी हो रहा है, मैंने उसमें अनुमोदना की है। लेकिन मैंने पर्सनल किसी से कोई अपील नहीं की, न किसी को कोई बात की। भाग्य की बात है कि उसमें अकेले मुकेश की मेहनत से इतना पैसा भी इकट्ठा हुआ, और जितना वो आज बन के तैयार है वो तैयार हुआ। जब मुकेश बहुत बीमार हो गया तो अंत समय में हैदराबाद के हॉस्पिटल में वो था, तो हमारे सारे ट्रस्टियों को, जिसमें आदित्य प्रसाद जी भी थे, उसके पहले ही आदित्य प्रसाद जी अध्यक्ष बन गए थे। पहले अनंत भाई अध्यक्ष थे, उनने इस्तीफा दे रखा था। 8-10 वर्ष तक हमने मंजूर नहीं किया। फिर कहा कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, या तो वे सक्रिय हों और नहीं तो फिर किसी दूसरे को बनाकर। तो मुकेश के ही निवेदन पर आदित्य प्रसाद जी को अध्यक्ष हम सब ने बनाया, और अध्यक्ष प्रसाद जी ने स्वीकृति दी। और हम सब वहाँ गए तो अस्पताल के उस वार्ड में ही जाकर के सब कहा कि ट्रस्टी मंडल की पूरी व्यवस्थित इसे बनाओ, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कराओ, ये सब बातों की पक्की जिम्मेवारी करें। और 1, 2, 3 नाम मुकेश को स्वीकृत थे, मुकेश के जबान से ही निकले। हम लोगों को भी वही नाम हमने चुने थे। इस तरह से अपने किशनगढ़ वाले क्या नाम, प्रदीप जी चौधरी और प्रेमचंद जी साहब कोटा वाले, ऐसे कुछ नाम हमने उनने जोड़े। तो ये सब मुकेश की उपस्थिति में ये सब नाम जुड़कर
अभी अभी जो ट्रस्टियों की लिस्ट आपको सुनाई है, ये लगभग सब उस वक्त बिल्कुल पक्के हो गए थे। अभी वो लिखा पढ़ी, वो तो बहुत बीमार थे, इसलिए वो लिखा पढ़ी में कब क्या कमजोरी रही, वो अभी बाद में हमने सब पूरी बिल्कुल कर दी। और अजित प्रसाद जी पूरी तरह से इसमें सक्रिय हुए। मैंने सबसे एक ही बात का निवेदन किया कि सबसे पहले मंदिर का काम पूरा होना चाहिए, जिससे हम पंच कल्याणक कर सकें। और पंच कल्याणक करेंगे तो समाज भी आएगी, पैसा भी देगी, समाज में विश्वास भी जगेगा। हम पहले समाज के पास जाएं और कुछ करें तो ये बात नहीं होती। जितना बन के तैयार था वो तो हमारे पास था, संपत्ति के रूप में समझ लीजिए, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था, पैसा जीरो था। तो ये जो ट्रस्टी मंडल ने संभाला है, क्यों अजित जी, तो वो बिल्कुल जीरो, हमारे पास कोई पूंजी नहीं थी। फिर सारी व्यवस्था उसी दिन से इस ट्रस्ट को ही करनी थी, तो सबने जिम्मेवारी के साथ इस ट्रस्ट को संभाला है और उसको बराबर उसमें लगे हैं, उस काम को पूरा करने का संकल्प है। हमने इंदौर में मीटिंग रखी थी फरवरी में, मैं भी उस वक्त बीमार था, लेकिन फिर भी मैं गया। मेरे घर वालों ने रोका, जाते जाते भी रोका कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाओ। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं पहुंचूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा काम पास टेस्ट में हो जाएगा। तो मैं चला गया, प्लेन में बैठ गया, प्लेन से घर पहुंचा तो जाते ही मैं इतना बीमार था कि डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा अस्पताल में भर्ती करूँ। मीटिंग में मैं उपस्थित नहीं रह पाया, अस्पताल में भर्ती हो गया। लेकिन मैंने सब ट्रस्टियों से कहा कि देखो भाई, मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए और साल 2 साल के भीतर हम पंच कल्याणक कर लें, इस स्थिति में आ जाना चाहिए। आप ऐसा कोई काम करो। और सब लोगों ने मेरी भावना का आदर किया। मैंने कहा मुकेश तो चला ही गया है, अब मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी उपस्थिति में ये काम पंच कल्याणक कम से कम हो जाए। तो आज आपने देखा है कि सब लोग बहुत पूरी तरह से सक्रिय हैं और इस काम में लगे हुए हैं। तो 1-2 साल के भीतर हम पंच कल्याणक जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन ये काम अब होगा, अधूरा नहीं रहेगा। इतना विश्वास मैं आप सबको दिलाना चाहता हूँ। और आप समय समय पर जाकर के देखें, आपको अच्छा लगे तो विपिन जी ने हमारे लिया है। खासकर जो मूर्तियों को नक्की करना कि कौन विराजमान करेगा, वो काम विपिन जी बहुत तेज़ी से करने वाले हैं। उनने कहा है उससे पैसा आएगा। और अजित जी तो कहते हैं काम चालू रखो, पैसा जब आएगा आता रहेगा, मैं भेजूँगा। अब हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं तो फिर हम क्यों नहीं काम करेंगे। काम बहुत तेज़ी से चालू होगा, जल्दी से जल्दी होगा। और आप उस मंदिर के पंच कल्याणक में निमंत्रण हम आपको करेंगे और आप सब लोग पधारना। इस बात के लिए ही, ये बात आप तक पहुंचाने के लिए ही ये आज मीटिंग रखी। आज जो हम कार्यक्रम रख रहे हैं सिर्फ इसी बात के लिए रख रहे हैं कि आप लोगों को एक भरोसा हो कि कुछ जिम्मेदार लोग इस काम करने के लिए सक्रिय हैं और ये काम अवश्य होगा, अवश्य होगा और अवश्य होगा। क्या भावना व्यक्त की है। हम शीघ्र ही 1-2 वर्ष के अंदर ही हम इस पंच कल्याणक को देखेंगे और 2.5 दीप का ये पूरा जिनालय हमारे सबके सामने उपस्थित रहेगा। प्रतिमाओं के लिए जिसको भी विराजमान करने का भाव हो और अपनी स्वीकृति देना चाहते हो, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं और वो अशोक जी शास्त्री से भी संपर्क कर सकते हैं। पीयूष जी। संजीव जी यहाँ शिविर में 5 दिन यहाँ उपस्थित रहे और वे अभी
वापस जयपुर जा रहे हैं और जयपुर से वे अमेरिका के लिए तत्व प्रचार के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं श्रीमान वीरेश जी भाई साहब और कमेटी के जो मुख्य मेंबर्स हैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर एक बार अभिनंदन जरूर करें। संजीव जी अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के सूरत पधारे, इसलिए प्रशिक्षण शिविर की आयोजन कमेटी उनके हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती है। हाँ। अरे माला कर दो भाई साहब के लिए और मोमेंटो। हाँ, अरे आप कर दो, करो बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश जी का और संजीव जी का। और अभी सुमत जी भाई साहब का यहाँ प्रवचन प्रारंभ होगा। हमारे इस ढाई दीप संकुल से विवेक जी शास्त्री इंदौर वाले, जिनके मंगल में ध्वनि आप सुनते हैं, भजन सुनते हैं बहुत विधान आदि में, विवेक जी शास्त्री हैं क्या यहाँ? कहाँ है? एक मिनट, हाँ बस एक सेकंड, मैं एक मिनट। विवेक जी शास्त्री भी ढाई दीप से जुड़े हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं मैं नाम नहीं ले पाया। एक बार सब जोरदार तालियों से, ये भी पूरे जुड़े हुए हैं, उसके पूरा सहयोग उसके बनाने में उनका हमें इंदौर में प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। कल प्रातःकालीन कार्यक्रम में सुबह 5:30 बजे से 6:15 बजे तक प्रौढ़ कक्षा में पिड़ावा से हमारे बीच में पधारे पंडित कमल चंद जी पिड़ा वालों की कक्षा सुबह 5:30 बजे से 6:15 तक रहेगी। 6:30 बजे से 7 बजे तक जिनवानी चैनल पर आदरणीय दादा का प्रवचन प्रसारण। 7 बजे से 8:30 बजे तक 7 बजे से 8:30 बजे तक विधान पूजन प्रक्षाल का कार्यक्रम रहेगा। उसी समय बाल बोध एवं प्रवेशिका वालों की कक्षा भी रहेगी। 8:30 बजे से 9 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन। 9:15 बजे तक मुख्य बिंदु एवं पाठ। 9:15 बजे से 10:15 बजे तक आदरणीय डॉक्टर साहब छोटे दादा का प्रवचन। 10:15 बजे से 11:15 बजे तक पुनः बाल ब्रह्मचारी आदरणीय सुमत प्रकाश जी का प्रवचन। इस तरह कल सुबह का कार्यक्रम रहेगा। दोपहरकालीन कार्यक्रमों की सूचना आपको कल सुबह दे दी जाएगी। अभी आदरणीय भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं सभी से निवेदन करता हूँ कृपया आगे आकर बैठे। समस्त श्रोता वर्ग से मैं निवेदन करता हूँ कृपया आगे आवे। कुर्सी में बैठे हमारे जो पुरुष वर्ग में बैठे हुए वे भी बहुत पीछे बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया वे भी आगे आवे। प्रवचन प्रारंभ हो, जिनवानी माँ विराजमान होवे उसके लिए सभी अपने स्थान पर सावधान हो जावे। साधवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान